नमस्कार साथियों, हिस्ट्री मेजर विषय का ओरिजिनल प्रश्न हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप इस बार परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अंतिम प्रहार है, सारे प्रश्न आपके एग्जाम में इसी वीडियो से छपेगा। बिल्कुल रूप से ओरिजिनल प्रश्न की तरह हम आपको A to Z प्रश्न बताने वाले हैं मेजर विषय के लेकर के। तो अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं आज कल में तो आप इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देख कर जाइएगा। हम आपको कह सकते हैं कि 100% प्रश्न जो छपेगा यहीं से छपेगा। अब इससे अधिक हम और कुछ नहीं कह सकते हैं और हम सीधे सीधे चलेंगे प्रश्न पर। तो पहले जो हम आप लोग को बता देना चाहते हैं, पहले जो प्रश्न होगा वो आपका 10 प्रश्न होगा जो कि 2 नंबर का होगा, जिसके लिए आपको 20 नंबर मिलेगा। इसके अलावा आपको 4 क्वेश्चन बनाना होगा, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। 4 वो प्रश्न आप बनाएंगे तो इसके लिए भी आपको 20 नंबर मिलेगा। इसके अलावा आपको 3 प्रश्न बनाना होगा जो 10 अंक का होगा, जिसके लिए आपको मिलेगा 30 अंक मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका टोटल जो होगा अंक वो 70 नंबर का परीक्षा होगा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चलते हैं एक एक प्रश्न को देखते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ रहा है वो आपका प्रीवियस ईयर से आ रहा है और हम आपको प्रीवियस ईयर का ऑल टू ऑल क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, चाहे वो मिथिला यूनिवर्सिटी हो या BN मंडल हो या फिर पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें क्या है, पहला प्रश्न हम आप लोग को बता देते हैं। तो पहला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपका ये क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है और यहाँ से ही प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा, इस बात को जान लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी इतिहास की पुस्तक कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन करती है। तो ये हो जाता है राजतरंगिणी। साथियों, राजतरंगिणी का मतलब होता है राजाओं का नदी होता है और राजतरंगिणी का लेखक जो है वो कौन सा है, तो कलहन है। एकदम याद रखिएगा, जो प्रश्न हम आपको इस वीडियो में दे रहे हैं यही प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा। चुपचाप आप आंख बंद करके इस वीडियो को देख कर जाइए, परीक्षा में आपको सारा प्रश्न बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दूसरा प्रश्न है और हम सब प्रश्न के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल्स भी बताएंगे ताकि किसी भी यूनिवर्सिटी से आप होंगे तो आपके लिए भी यह महत्वपूर्ण हो जाए। बी नंबर है कि निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में वर्ण व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। साथियों, वर्ण व्यवस्था जो होता है ये 4 प्रकार का होता है और इसका जो वर्णन है वो आपको कहाँ पे मिलता है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद में मिलता है। वेदों की संख्या 4 होता है दोस्तों, जिसमें सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद होता है, बाकी 3 वेद ये सारा वेद होता है। ठीक है, सी नंबर प्रश्न है दोस्तों, यानी 3 नंबर प्रश्न है, कहता है कौन वेद सबसे पुराना है। तो अभी हमने ऊपर में चर्चा किया था ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना है। चौथा प्रश्न है डी नंबर, त्रिपिटक जिसका मतलब होता है 3, साहित्य में कौन सा धर्म संबंधित है, यानी त्रिपिटक से जो है कौन सा धर्म संबंधित है, तो बौद्ध धर्म है और बौद्ध धर्म की स्थापना जो है गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ भी था। पांचवा प्रश्न है मेरे दोस्त, किस भाषा में बौद्ध साहित्य को लिखा गया है। तो दोस्त बौद्ध साहित्य को जो लिखा गया है वो पाली भाषा में लिखा गया है। तो 4 का आंसर जो है ये 2 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका हम और सीधे सीधे आगे बढ़ेंगे। आपका F नंबर प्रश्न होगा, जैन साहित्य का यहाँ पर है, जैन साहित्य का सबसे प्रमुख भाग कौन सा है। तो जैन साहित्य का सबसे प्रमुख भाग जो है दोस्त वो आगम साहित्य है। आंसर जो है F नंबर का ये आपका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है F नंबर का आंसर आप लोग रखेंगे याद, पहला हो जाएगा। जी नंबर प्रश्न है आपका 7वां नंबर, चाणक्य का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं ये चाणक्य या फिर इसको कौटिल्य कह सकते हो। H नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन भारत में उच्च शिक्षा का सबसे प्राचीन केंद्र रहा है, यानी हाई लेवल का जो एजुकेशन है इसके लिए सबसे पुराना अगर कोई विद्यालय रहा है तो वो आपका नालंदा विश्वविद्यालय रहा है। और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में इतिहास कहता है कि यह जो है दान से बना है। ठीक है, लोगों का दान, व्यापारियों का दान इत्यादि से ये विश्वविद्यालय बना है, जहाँ पर जो है शून्य का खोज करने वाले आर्यभट्ट जैसे महान महान विद्वान यहाँ पे शिक्षा लिए हैं। 9वां प्रश्न है दोस्तों, किसने सबसे पहले अशोक के ब्राह्मी लिपि शिलालेख को पढ़ा था। तो
तो इसको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1800 लगभग 50 या 37 में पढ़ा था। ठीक है, डाउट है यहाँ पे, पढ़ा था। ठीक है, अंतिम प्रश्न होगा आपका इसमें जे नंबर, कौन सी लिपि प्राचीन भारत में दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है? तो वो है आपका खरोष्टी लिपि हो जाएगा। ठीक है, ये 3 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम आपको ऑल टू ऑल क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम ओरिजिनल प्रश्न आपके सामने नहीं लाएंगे, नहीं तो आपका परीक्षा भी रद्द हो जाएगा। लेकिन आपको ओरिजिनल प्रश्न की तरह हम सारे प्रश्न को बता देते हैं। पिछले साल जो है ये सारा प्रश्न आपके एग्जाम में छपा था। चलिए, BN मंडल यूनिवर्सिटी से भी का भी क्वेश्चन जो है आपके यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, यानी सब मिला जुला कर पूछा जाता है। तो इसका जो है पहला प्रश्न है, ऋग्वेद काल में कार्यरत प्रमुख राजनीतिक संस्था थी, यानी राजनीतिक संस्था कौन सी थी ऋग्वैदिक काल में? तो वो था सभा समिति था। और जो है आंसर ये आपका हो जाता है। दूसरा जो प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे, दूसरा प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों में जीवन में प्रमुख संस्कारों की संख्या कितनी थी? तो प्रमुख जो संस्कारों की संख्या है वो आपका 16 होता है। ये बात आप संस्कृत 10वां में जरूर पढ़े होंगे। तीसरा प्रश्न है दोस्त, प्रारंभिक आर्यों की सभ्यता का नाम ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता किस वेद के आधार पर पड़ता है? यह जो पड़ता है वो किस वेद के अनुसार पड़ता है? तो ऋग्वैदिक वेद के अनुसार पड़ता है। आपका और जो आंसर है ये बिल्कुल रूप से परफेक्ट सही है। चौथा प्रश्न है आपके सामने, भारत में महाकाव्यकालीन सभ्यता किस महाकाव्य के समय की विभिन्न स्थिति का वर्णन है? तो वो है रामायण और महाभारत। ये दोनों बात जो है आपका यहाँ पर वैसे सही हो जाता है 4 नंबर का, लेकिन यहाँ पे रामायण को ही आंसर में रखेंगे। जो महाकाव्यकालीन सभ्यता में किस महाकाव्य के समय की विभिन्न स्थिति का वर्णन है तो वो हो जाएगा रामायण। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे, बने रहिएगा। 5वां प्रश्न है, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का प्रमुख सिद्धांत क्या है? देखिए, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का जो प्रमुख सिद्धांत है वो धार्मिक सिद्धांत भी है, परंपरागत भी है और व्यावसायिक, यानी इनमें सभी ऑप्शंस जो है ये आपका बिल्कुल रूप से 2 नंबर सही है। 6वां प्रश्न है आपके सामने, भारत में जाति व्यवस्था का प्रमुख दोष क्या है? भारत में जाति व्यवस्था का प्रमुख दोष क्या है? तो प्रमुख जो दोष है वो है आपका ये सारी बात है, भारत का पराधीन होना, रूढ़िवादिता होना, पारस्परिक फूट होना। तो इनमें सभी ऑप्शंस जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पराधीन का मतलब होता है दूसरे का अधीन होता है। 7वां प्रश्न है, आप लोग ध्यान देंगे, हिंदू विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? धार्मिक उद्देश्य, संतान उत्पत्ति, सामाजिक, इनमें से सभी। तो देखिए यहाँ पर जो है सटीकता के साथ अगर आंसर देखा जाए तो इनमें सभी होता है, क्योंकि संतान उत्पत्ति का भी उद्देश्य होता है, इसमें समाज भी निर्माण होता है। लेकिन हिंदू विवाह का जो प्रमुख उद्देश्य पूछा गया, मतलब मैंने कोई एक आंसर लेना है, तो प्रमुख उद्देश्य आपका धार्मिक उद्देश्य हो जाएगा। तो आंसर आपका आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 8वां नंबर प्रश्न है, अंतर विवाह की प्रमुख हानि क्या है? अंतर विवाह का जो प्रमुख हानि होता है वो क्या होता है? तो 8 नंबर प्रश्न है और 8 का आंसर हो जाएगा प्रजाति तथा सांस्कृतिक भेद होता है। अंतर विवाह मतलब होता है किसी और कास्ट से आप शादी कर लेते हैं अपनी कास्ट को छोड़कर, तो ये अंतर विवाह होता है। 9 नंबर प्रश्न है, मनु तथा कौटिल्य के अनुसार हिंदू विवाह को कितने प्रकार समाज में प्रचलित है? हिंदू विवाह जो है यह अभी जो है कितने प्रकार के जो है समाज में प्रचलित हैं? तो 9 नंबर का आंसर रखिएगा याद, 8 प्रकार के परिवारों में, समाजों में। 10वां प्रश्न है, प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में छात्रों को शिक्षा ग्रहण करने के योग्य किस संस्कार के उपरांत यानी बाद में समझा जाता था? तो चूड़ाक्रम संस्कार, जिसको हम लोग मुंडन कहते हैं। तो जब मुंडन हो जाता था तब बच्चा को जो है अच्छी से शिक्षा ग्रहण करने के लायक समझ लिया जाता था और उनको गुरु के घर भेज दिया जाता था। तो इस तरह से जो आपका आंसर है वो आपका सही हो गया, चूड़ाक्रम। इसी प्रकार पूर्णिया यूनिवर्सिटी का प्रश्न है आपके सामने, अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में मिलता है? तो अशोक का जो है अधिकतर लिपि जो है मिलेगा वो आपको ब्राह्मी लिपि में मिलेगा। ऑप्शन ए है ये बिल्कुल रूप से सही है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? सबसे पुराना जो बौद्ध ग्रंथ है वो आपका कौन सा है? तो त्रिपिटक है। त्रिपिटक में की संख्या 3 होता है।
अभिधम पिटक, सूत पिटक और बिना पिटक होता है। तीसरा प्रश्न है, किस कला शैली को यूनानी बौद्ध शैली भी कहते हैं? किस कला को? तो गंधार कला शैली को जो है यूनानी बौद्ध शैली भी कहा जाता है। तो आंसर जो है आपका 3 का वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों, महाजन पदों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो महाजन पदों का उल्लेख जो है वो आपको बौद्ध और जैन साहित्य में मिलता है। सबसे शक्तिशाली अगर महाजन पद की बात अगर आपसे पूछेगा तो मगध का नाम लीजिएगा। कुल महाजन पदों की संख्या कितनी है? तो 16 महाजन पद हैं, जिसमें से मगध जो है सबसे शक्तिशाली है। आगे बढ़ेंगे। आगे आपका जो है 5 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि कौन से प्राचीन भारतीय ग्रंथ शल्य चिकित्सा एवं उसके द्वारा उपयोग में लाए गए उपकरणों का विवरण देता है? यानी शल्य मतलब होता है सर्जरी। सर्जरी की जो प्रक्रिया है ये मतलब उपयोग करने में इसमें उपकरण का उपयोग जो है मतलब उपकरण यानी मशीन का जो विवरण किस में है? जैसे ऑपरेशन में कैंची उची लगता है ना, इन सब बातों का वर्णन जो है वो सुश्रुत संहिता में है और सुश्रुत ऋषि के द्वारा जो है इसका जो है प्रतिपादन किया गया था। तो बी ऑप्शन जो है 100% सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये 15 तारीख को ये सारा प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा। साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक चरित्र किस धर्म के त्रिरत्न कहे जाते हैं? ये जो कहा जाता है किस धर्म के, तो चौथा जो प्रश्न है ये आंसर आपका हो जाएगा त्रिरत्न, साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक चरित्र किस धर्म से? तो छठा प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा ये जैन धर्म से संबंधित है। तो आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय खगोल शास्त्री ने सर्वप्रथम ग्रहण के विषय में वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत किया था? तो वह है ब्रह्मगुप्त नामक वैज्ञानिक। हालांकि हम हिस्ट्री के महामैराथन में ये सारी बात को बता चुके हैं। 8वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में सम्राट को भूमि के उपज का कितना भाग कर यानी टैक्स के रूप में दिया जाता था? तो 1/6 भाग। ठीक है। 9वां प्रश्न है, प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय कौन से महाजन पद में स्थित हुआ था? तो किस महाजन पद में ये स्थित हुआ था? तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा ये मगध हो जाएगा। ठीक है, मगध, और यही सबसे शक्तिशाली महाजन पद भी था। 10वां जो प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन बंदरगाह शहर ताम्रलिप्ति स्थित है, ये कहाँ स्थित है? ताम्रलिप्ति या फिर प्राचीन सबसे पुराना बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब होता है जहाँ पे जो है हवाई जहाज पनिया जहाज जहाँ पर रुकती है सभी पनिया जहाज, उसी को कहते हैं बंदरगाह। और सबसे पुराना जो बंदरगाह है वो आपका है बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में ही समुद्र आ रहा है तो वहीं पर है। तो इस तरह से हमने आपको क्वेश्चन सारा बता दिए हैं, जो कि क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड जो प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहा है वो सभी प्रश्न जो है इस वीडियो के बाद आपको बन जाएगा। बाकी जो कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में छप रहा है, जैसे कि भारतवर्ष के नामाकरण की सार्थकता को सिद्ध करिए, या भारतवर्ष के नामाकरण यानी भारतवर्ष से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में 100% छप रहा है। और आपको इसमें से कोई भी प्रश्न अगर आपको भारत के बारे में जो भी चीज़ याद होता है उन बातों को अगर आप लिख देते हैं यकीनन आपको बेहतर अंक मिल जाएगा। उसी प्रकार आगे प्रश्न है आपका, वेद क्या है या उपनिषद क्या है? जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, यहाँ से एक प्रश्न आपका छपेगा, एकदम याद रखिएगा। ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि, यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में छप रहा है। संस्कृत भाषा और लिपि के उद्भव के पर विकास पर आपको टिप्पणी लिखना है, तो यहाँ से एक प्रश्न आपका एग्जाम में फंसेगा। तो सारा प्रश्न जो है यहीं से फंसेगा। ठीक है, वसुदेव कुटुम्बकम, जिसका मतलब होता है पूरा पृथ्वी जो है संसार है, परिवार के समान है, यहाँ से प्रश्न छप रहा है आपके एग्जाम में। तो याद रखिएगा कि प्रश्न जो है हम यहाँ पर दे रहे हैं यहीं से आपके एग्जाम में छपेगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आ जाएंगे फिर से ऑब्जेक्टिव पर, जो कि आपके एग्जाम में इसमें से भी कुछ ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में छप रहा है। तो पहला प्रश्न, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? या फिर इसी प्रश्न को दूसरी भाषा में पूछ सकता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन माने जाते हैं? तो प्रथम तीर्थकार जो है वो माने जाते हैं ऋषभ देव माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन जैन धर्म के संस्थापक अगर बात किया जाए तो वो महावीर होता है। ठीक है, अगर स्पेशल आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर है, जो 10वें तीर्थकार थे। दूसरा प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपमहाद्वीप का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? तो अजनाभ वर्ष है, यानी घ आंसर जो है आपका ये बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका यहाँ पर, अजनाभ वर्ष का दूसरा नाम क्या है? यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आया है, बिल्कुल याद रखिएगा, उपयुक्त दोनों हो जाएगा। ठीक है,
अजनाभ वर्ष का दूसरा नाम है भारतवर्ष, या इसी को कहते हैं हेमवर्त वर्ष कहते हैं। हमें लग रहा है कि आप पहली बार जान रहे हैं कि भारतवर्ष का अलग नाम भी है, हेमवर्त वर्ष या अजनाभ वर्ष, अजनाभ वर्ष। चलिए चौथा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, भौगोलिक दृष्टि से भारत को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, एकदम याद रखिएगा। तो भारत को जो है कम से कम 6 भागों में विभाजित किया जा सकता है, और ऋतुओं के आधार पर भी 6 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है। वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ होता है पूरी वसुधा एक है, धरती ही परिवार है, पूरी वसुधा एक ही परिवार है। तो उपयुक्त सभी बात जो है मिला जुला कर एक ही बात लिखा हुआ है, तो आंसर घ जो है ये बिल्कुल रूप से करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यूनानियों ने कपास को कहा जो कि सिंधु की यूनानी का रूपांतरण है, एकदम याद रखिएगा। तो सिंडन, यानी यूनानियों ने कपास को कहा जो कि सिंधु का ही यूनानी रूपांतरण है, तो वो सिंडन है। सिंडन यानी सिंधु के नाम से ही सिंडन पड़ा है, जो कपास को कहा गया है। यूनानी लोग कपास को सिंडन बोलते हैं, जो कि सिंधु के नाम पर आधारित है। मनका बनाने की कारखाने को साक्ष्य कहाँ से मिला है, जैसे कहते हैं छुहारा मुनक्का, तो मनक्का बनाने का कारखाना जो मिला है, इसका प्रमाण वो लोथल और चनहुद्रो में मिला है। ठीक है, ये सब हड़प्पा के अंतर्गत आने वाले नगर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो आपके एग्जाम में प्रश्न छपा है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में फंसा है कि ऋग्वेद के कितने श्लोक में कृषि का उल्लेख किया गया है। तो कृषि का जो उल्लेख मिलता है वो 24 श्लोक में मिलता है। अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील पर बांध बनाकर सिंचाई हेतु नहरें निकलवाई गई थी, ये किसके द्वारा। तो तुसाब के द्वारा, तुसाब के द्वारा। आंसर गौज है, ये बिल्कुल रूप से सही है। कहाँ का मलमल प्रसिद्ध है, देखिए मलमल का साड़ी आता है जैसे मखमल या मलमल, तो ये कहाँ का मलमल जो है प्रसिद्ध था, तो वह आंसर बंगाल का मलमल प्रसिद्ध था। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक, एकदम रूप से याद रखिएगा कि पुस्तक जो है किसकी है, प्लिनी का है। ठीक है, आंसर कॉज है, ये बिल्कुल रूप से राइट आंसर आपका कॉ हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टॉलमी ने चैरो की राजधानी को किस रूप में उल्लेख किया है, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा, टॉलमी ने चैरो की राजधानी को किस रूप में उल्लेख किया है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा करोड़ा का। ठीक है, करोड़ा के रूप में उल्लेख किया है। 13 नंबर प्रश्न है, चोल काल में मंदिरों को दान दी गई भूमि क्या कहलाती थी, देवदान कहलाती थी। चोल काल में मंदिरों को, यानी पहले समय में मंदिर के लिए अगर दान में आप जमीन को देते हैं तो देवदान कहलाता था, यानी देवता को आप दान दिए हैं। अगला जो प्रश्न है आपके सामने, कौन सा शब्द आर्थिक विकास को अग्रसर करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है, तो वो है प्रतियोगिता अथवा प्रतिस्पर्धा। यह जो विकास है ये आपको आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है, एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हड़प्पा शहर कहाँ स्थित है भाई साहब। हड़प्पा जो ये रावी नदी के किनारे है, इनका खोज हुआ था, और दयाराम साहनी के द्वारा 1821 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था। ठीक है, एकदम याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, लोथल कहाँ स्थित है दोस्त। तो लोथल जो स्थित है ये गुजरात के पास स्थित है। 17 भारत में सबसे प्रारंभिक खोजा गया शहर कौन सा है, तो वो है आपका हड़प्पा है। भारत में प्रारंभिक खोजा गया शहर जो है वो आपका कौन सा है, तो वो आपका हड़प्पा है, आंसर क हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नान नगर पाया गया। स्नान नगर मतलब होता है स्नान करने वाला नगर, जो है वो मोहनजोदड़ो में मिलता था। ठीक है, स्त्रियों के स्नान का घर मिलता था, आंसर ख हो जाएगा। 19 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है। हड़प्पा वासी डैश प्रयोग करना नहीं जानते थे, यानी हड़प्पा वासियों को जो है किस धातु का ज्ञान नहीं था, ऐसा भी प्रश्न पूछता है। तो वो आपका है लोहा, और लोहा को आयरन भी कहोगे ऑप्शन में, अगर आयरन आ जाएगा तो आप फंसिएगा नहीं। ठीक है, कहेगा कि हड़प्पा वासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो वो आपका आयरन हो जाता है, जिसको हम लोग लोहा Fe भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न है आपके सामने, हड़प्पा स्थल की खुदाई करता कौन है। तो हड़प्पा का जगह है, इसका खुदाई करने वाला लोग जो है वो आपका है दयाराम साहनी है, और यहाँ पे राखादास बनर्जी है, ये मोहनजोदड़ो का खोज किया था। ठीक है, किसका खोज किया था, तो मोहनजोदड़ो का खोज जो है करने वाले वैज्ञानिक हैं वो आपका है कौन सा,
तो वो आपका है मोहनजोदड़ो का खोज करने वाले राखल दास बनर्जी। 1822 ईस्वी में इसका खोज हुआ था, जबकि हड़प्पा का खोज 1821 ईस्वी में रावी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, किस नदी किनारे हुआ था? रावी। और मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था वो सिंधु नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, चलिए इतना बात आपको याद रख लेना है, तो एक को प्रश्न नहीं छूटेगा, एकदम दावे के साथ कह सकते हैं। 21 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थलों से बंदरगाह के अवशेष पाए गए हैं? वो आपका लोथल हो जाएगा। आंसर खौज है, बिल्कुल सही है। 22 नंबर है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा का स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो वो है आपका बनवाली, ये गुजरात में स्थित नहीं है, ये शायद बंगाल में है। ठीक है, सॉरी पंजाब में है। 23 नंबर प्रश्न है, पहली बार कब हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी? तो 1921 में। सॉरी, हमने ऊपर 1821 बता रहे थे, गलत बता रहे थे। 1921 में और 1922 में जो है वो आपका मोहनजोदड़ो का खोज हुआ है। ठीक है, सॉरी, बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ दोस्तों, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हड़प्पा का कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है? तो वो हो जाएगा गौ, राजस्थान। ठीक है, याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में हुआ था और मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। ऊपर हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 18 लिखा गया था। निम्न वेदों में किसमें वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है? तो वो है आपका ऋग्वेद में। ठीक है, और सबसे ओल्ड जो है, सबसे ओल्ड पुराना वेद यही है आपका। हिंदू धर्म का प्राचीनतम पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो पवित्र धर्म ग्रंथ जो है वो आपका महाभारत, सॉरी प्राचीन पूछा गया है तो वो आपका तो वेद हो जाएगा। अगर वेद नहीं मारते हैं, ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आपको रामायण आंसर में ठोक देना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आंसर दिया है वेद, तो आपका वेद ही हो जाएगा सबसे बेहतर ऑप्शन। अगला है, सामवेद मुख्यतः किस वेदा के लिए जाना जाता है? तो सामवेद जो है संगीत का जनक माना गया है। ठीक है, ये संगीत का जनक है। ठीक है, किसका जनक है? तो संगीत का जनक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्न में कौन से वेदों में गायत्री मंत्र का समाहित है? तो गायत्री मंत्र जो है वो आपका ऋग्वेद में, यानी सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, तो उसी में गायत्री मंत्र मिल जाता है। और गायत्री मंत्र होता क्या है? तो सुन लीजिएगा ध्यान से, आप लोग कन्फर्म अच्छा से सुनिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यही है आपका गायत्री मंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व वैदिक काल में कौन सी दो समितियां थी? तो पहले समय में समितियां दो थी, समिति और सभा समिति, ये दो समिति थी। तो आंसर आपका गौ है, ये बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यह जो लिया गया है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद की संख्या पूछा जाएगा तो कितना होता है? 108 होता है। ठीक है, टोटल उपनिषद की संख्या कितना होता है दोस्तों? 108 होता है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, आयुर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो आयुर्वेद की उत्पत्ति जो है अथर्ववेद से हुई है, बिल्कुल याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में कौन सा देवता सबसे प्रमुख स्थान पा लिया था? तो वो है प्रजापति। ठीक है, नहीं राजा जो होता था पहले यही इन्हीं को लोग देवता मानते थे। अगला 8 नंबर है, वैदिक साहित्य के अनुसार लोगों के द्वारा राजा को दिए जाने वाले टैक्स को क्या कहा जाता था? तो वली कहा जाता था, या फिर इस टैक्स को हम लोग कर कहते थे। ठीक है, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। आंसर आपका गौज है, ये बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है, छंद सूत्र किसकी रचना है? तो छंद सूत्र जो है ये पिंगल की रचना है। ठीक है, आंसर कॉज है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर कॉज है मेरे दोस्त, वो आपका बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अरब देशों ने शून्य का प्रयोग कब किया था? तो इन्होंने 873 ईस्वी में किया था, हालांकि पहले भी हमने इस प्रश्न को कराया हुआ है। चलिए, परमाणुवाद के संस्थापक कौन है दोस्त? ये सारा प्रश्न हमने कराया है मैराथन क्लास में। तो महर्षि कणाद ने परमाणुवाद का संस्थापक माना जाता है। रस रत्नाकर किसकी रचना है? तो ये रचना है नागार्जुन की है। वसुदेव कुटुंबकम किस भाषा का शब्द है? तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है, और ये प्रश्न भी आया है। वसुदेव कुटुंबकम की भावना में निहित नहीं होता है, क्या निहित नहीं होता है? स्वार्थता। कुटुंबकम कहने में जो है स्वार्थ नहीं होता है, लोग स्वार्थी नहीं होते हैं। अगला है, इंडिका कीर्ति किसकी है? इंडिका कीर्ति जो है ये मेगास्थनीज की है, तो आंसर आपका जो है क बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर है, सप्तांग सिद्धांत के कितने अंग है? तो सप्तांग सिद्धांत के जो अंग है वो आपका 7 है, नाम से ही सप्तांग, तो 7 हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? याद रखिएगा, सिंधु वासी के जो लोग थे उनका जो प्रमुख देवता थे वो कौन थे? तो वो शिव थे। ठीक है, शिव भगवान इनका प्रमुख देवता थे। आंसर गौ बिल्कुल याद रखेंगे। ऋग्वैदिक लोगों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो रुद्र थे, जो कि शिव भगवान थे। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, कहाँ हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति जो है ये कहाँ हुई थी? याद रखिएगा, तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था वो आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। तो आंसर आपका गौ चला जाएगा। ठीक है, हालांकि थोड़ा डाउट आ रहा है हमारे मन में, वैशाली दूसरा है और तीसरा पाटलिपुत्र सही है। 46 नंबर, ऋग्वेद में मंडलों की सही संख्या कितनी है? तो मंडलों की संख्या जो होती है, मंडलों की संख्या वो कितनी होती है? याद रखिएगा, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है 10। जीवक कौन था? तो जीवक एक चिकित्सक थे। ठीक है, ये भी एक चिकित्सक थे, डॉक्टर थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यानी वैद्य जी थे जीवक। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन हुए थे? तो महावीर हुए थे, 23वें या 24वें। ठीक है, 49 है, सिद्धांत शिरोमणि किसकी पुस्तक है? सिद्धांत शिरोमणि जो है ये भास्कराचार्य की पुस्तक है। 100% प्रश्न इस वीडियो से बाहर नहीं रहेगा, एकदम याद रखिएगा। सर्वप्रथम ऋतु कौन सा माना जाता है? सबसे पहला ऋतु जो होता है वो बसंत ऋतु होता है। ठीक है, और सबसे अंतिम ऋतु जो है शिशिर होता है। ठीक है, शिशिर ऋतु जो है अंतिम ऋतु कहा जाता है। शिशिर ऋतु के बाद ही बसंत ऋतु की शुरुआत होती है, यानी आगमन होती है। आर्यभट्ट भट्टियम की रचयिता कौन है? आर्यभट्टम के रचयिता जो है आर्यभट्ट प्रथम है। आंसर आपका कॉज है बिल्कुल परफेक्ट सही हो जाएगा। सारा प्रश्न को हमने मैराथन में इंक्लूड किए हुए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। आर्यभट्ट प्रथम का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 476 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ था। ठीक है, पाटलिपुत्र में इनका जन्म हुआ था। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत किसकी पुस्तक है? तो यह जो है ब्रह्मगुप्त की पुस्तक है। ठीक है, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत किसने दिया था? तो ब्रह्मगुप्त दिया था। और यह किसकी पुस्तक है? तो ब्रह्मगुप्त की है। चलिए, सिक्कों का अध्ययन को क्या कहते हैं? जब सिक्का का यानी कॉइन का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसको कहते हैं मुद्रा शास्त्र कहते हैं। ठीक है, आपका ग आंसर है बिल्कुल सही है, और ये भी है प्रश्न भी है। ठीक है, कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था दोस्त? कौटिल्य का जो वास्तविक नाम था वो विष्णुगुप्त था, और कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है। ठीक है, और इनका असली नाम विष्णुगुप्त था। चलिए आगे चलते हैं। 56 नंबर प्रश्न होगा आपके सामने। किसने धर्म चक्र परिवर्तन का उपदेश दिया था? तो वह है गौतम बुद्ध ने ही दिया था। राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो हमने बताया था कलाहन है। ठीक है, और राजतरंगिणी का मतलब होता है राजाओं का नदी होता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर है 58 नंबर प्रश्न है, कव्वाली के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? कव्वाली के पिता के रूप में जिसको जाना जाता है वो अमीर खुसरो है। ठीक है, आंसर आपका खौज है बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, ऐतरेय एवं कौशिकी किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, तो यह जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद। आंसर आपका क हो जाएगा। आगे चलेंगे। 60 नंबर प्रश्न है आपका, पीगल मुनि का ग्रंथ कौन सा है? छंद शास्त्र। ठीक है, आंसर आपका घौज है, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पीगल मुनि का ग्रंथ जो है वो आपका है छंद शास्त्र। और यास्क ने किसकी रचना किया था? तो ये निरुक्त की रचना किया था। 100% हम लिख कर दे सकते हैं, प्रश्न इस वीडियो से बाहर नहीं रहेगा। आगे भी कुछ प्रश्न है आपका सब्जेक्टिव है, जैसे कि भारतवर्ष की अवधारणा कैसा है, तो इन सब प्रश्न को भी आप लोग देख सकते हैं। और ओरिजिनल प्रश्न अगर आप लेना चाहते हैं तो इसको आप कैसे और कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल टॉपिक जो हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं ये सारा टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। इन सबको छोड़कर आपको आगे नहीं चलना है। ठीक है, इन सबको देखकर ही आगे बढ़ना है। इन सब प्रश्नों को आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, अध्यात्मक या आध्यात्मिकता क्या है, या भारतीय संस्कृति में धर्म पड़ता क्या है, इन सब को आपको याद करके चलना है। इन सब प्रश्नों को अगर आप लेना चाहते हैं, ओरिजिनल प्रश्न को देखना चाहते हैं, तो आपको हमने एक वेबसाइट बताया है जहां से आपको ओरिजिनल प्रश्न सारा प्रश्न आपको मिल जाएगा। चलिए बता देते हैं कहाँ पे मिलेगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल गूगल को ओपन कर लेना और यहाँ पे सर्च करना है MNC क्लासेस BSV गुरुजी। फिर आपके सामने ऐसा पेज ओपन होता है। फर्स्ट वाले पेज पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे फर्स्ट वाले पेज पर क्लिक करते हैं तो ऐसा पेज ओपन होता है। अब या तो यहाँ पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर लिखना है। ठीक है, जैसे हम लिखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर करके सर्च कर देंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड जितने भी चीज़ होंगे वो आपके भी सामने आ जाएगा। लेकिन आपको विषय लिख देना है तो आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ईयर का सब असाइनमेंट क्वेश्चन आपको मिल रहा है।
इसी में आप नीचे आ जाएंगे तो आपको ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहले तो यहाँ देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल गया है आपको। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर ही आपको एक यूनिवर्सिटी अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को यूनिवर्सिटी अपडेट मिल रहा होगा, इसी अपडेट पर क्लिक कर देंगे तो फिर आपके सामने जो अपडेट आएगा वहाँ से आपको जो है सारा प्रश्न डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसको आप लोग डाउनलोड भी कर लेंगे और परीक्षा में वहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपने यहाँ तक वीडियो को जरूर देखे होंगे। अगर देखे हैं वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, बेहतर ही आपका एग्ज़ाम होगा। जान लीजिए प्रश्न जो है इस वीडियो से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा, लगभग 90% तो क्वेश्चन आज के इस वीडियो से मिल जाएगा। बाकी आप लोग और भी क्वेश्चन को देखते रहिएगा और परीक्षा में बेहतर ढंग से बनाइएगा। कैसे प्रश्न को बनाना है इस पर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। बाकी आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।